नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम एसटीक्यू सीरीज के अंदर जीएस पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम अपने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन है जो हमारा, वो इस टॉपिक से है। और इस सीरीज में हम आपको गाइडलाइंस बताते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और आपसे आशा करते हैं कि पहले आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आलोक में सरकार के संसदीय स्वरूप और सरकार के राष्ट्रपति के स्वरूप की तुलना करें। इन द लाइट ऑफ रिसेंटली हेल्ड यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कंपेयर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, इसमें अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यूएस में जो अभी हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर दीजिए। उसके बाद फीचर्स लिख दीजिए पार्लियामेंट्री के, फीचर्स लिख दीजिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म के, और फिर दोनों के मेरिट्स लिख दीजिए। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जोसेफ बिदेन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, बस 47वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये हाल में जो हुआ उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, अमेरिका एक बार फिर से कानून, संविधान और लोगों की इच्छा शक्ति का शासन कायम हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अपनी बॉडी वाले पार्ट में सबसे पहले आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म को डिफाइन कर दीजिए। तो उसके फीचर्स आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में संसदीय जो स्वरूप है उसमें दोहरी कार्यकारी यानी कि डुअल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, एक होता है डीजे और एक होता है डिफेक्टो, है ना, राष्ट्रपति और आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, रियल और नॉमिनल हेड होते हैं जो। ठीक है, उसके अलावा मेजॉरिटी पार्टी रूल, ये हमें पता है कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है जिसकी, वही उसी की सरकार बनती है ना। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आर्टिकल 75 में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। उसके बाद डबल मेंबरशिप है ना, एक ही आदमी आपका एग्जीक्यूटिव भी होता है और वही आदमी आपका लेजिस्लेचर में भी बैठता है ना। जब मंत्री बनते हैं तो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, और फिर लेजिस्लेचर में वो लेजिस्लेचर में वो एमपी की तरह काम करते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है ना, तो किसी भी जो पार्टी होती है उसका लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, है ना। ये अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो पूरी पार्टी गिर जाती है अपने आप से। उसके अलावा एक और फीचर देखिए इसका, कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, निचले सदन का विघटन हो सकता है यहाँ पर। फ्यूजन ऑफ द पावर, हमारे यहाँ सेपरेशन, शक्तियों का संलयन है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। तो वाटर टाइट सेपरेशन तो है नहीं है, जैसे ई, एल और जे 3 हैं बॉडीज, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव है उनका, इन तीनों का जो काम है वो एकदम बिल्कुल अलग अलग नहीं है, सब मिलकर ही काम करते हैं। वो अलग बात है कि जब इनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो जुडिशरी इनमें ओवर रूल करता है ना। तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए। अब कुछ हम प्रेसिडेंस वाले फीचर को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, हम कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ये सिंगल एग्जीक्यूटिव है ना, अपने यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अलग अलग होते हैं, 2 होते हैं, डुअल होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट और जो लेजिस्लेचर है उनका जो टर्म है वो फिक्स होता है और अलग अलग इलेक्ट होते हैं दोनों। ठीक है, और जो पॉलिटिकल होमोजिनिटी है वो यहाँ पर नहीं देखी जाती है, और एकल सदस्यता है ना, सिंगल मेंबरशिप। डोमिनेशन है प्रेसिडेंट का, लोअर हाउस को हटा नहीं सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ मौजूद है, ई, एल और जे तीनों ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट है तीनों में, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। तो कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म का ये एकदम ऑपोजिट फीचर्स हैं इसमें। ठीक है, ये आपको कुछ फीचर्स हैं जो डायरेक्ट पॉइंट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा मेरिट्स की अगर बात करते हैं पार्लियामेंट्री फीचर्स के, तो देखिए, हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य। तो आप ऐसे समझिए इसको कि वही आदमी मंत्री है और वही आदमी फिर लेजिस्लेचर में भी बैठा हुआ है, तो बनाने वाला नियम को और पालन करने वाला एक ही आदमी है, तो हार्मनी रहने के चांस बनेंगे, बढ़ेंगे। रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो क्योंकि
पार्लियामेंट में कंट्रोल करने के कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका डिस्कशन मोशन हो गया, क्वेश्चन आवर्स हो गया, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस। तो इससे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है। तानाशाही वाली जो बात है ना, वो आपकी चांसेस उसके कम रहते हैं, क्योंकि देखिए सरकार कोई एक आदमी तो है नहीं है, तो चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो उसके अलावा वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि मतलब हर एससी से भी एक कैंडिडेट कोई होगा, एसटी से भी होगा, मतलब हर जगह से और हर एरिया से, दूर दराज से भी हर जगह का आदमी आपका संसद में मौजूद है, तो आपके लोगों का रिप्रेजेंटेटिव संसद में मौजूद है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म की कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। देखिए ये गवर्नमेंट है जो स्टेबल गवर्नमेंट है, ये इसकी बहुत बड़ी मेरिट है। अपने यहाँ जैसे बीच में भी सरकार गिर सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, स्टेबल रहती है गवर्नमेंट। डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज, निश्चितता रहती है इनकी पॉलिसीज में। उसके अलावा शक्तियों के पृथक्करण का आधार, बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, हम बात कर चुके हैं इसमें, है ना, ये इसका एक मेरिट हो गया। और गवर्नमेंट बाई एक्सपर्ट, जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्टर है जो वो उसके पास कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर के पास कुछ अलग पर्टिकुलर होनी, डिफेंस मिनिस्टर के पास कुछ अलग क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मौजूद है। हमारे यहाँ जो आदमी पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही संसद में पहुंचेगा। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इस फॉर्म में इस आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर है और इस टॉपिक से संबंधित है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया इज एन इसेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक्सप्रेस योर व्यूज इन दिस रिगार्ड। भारत में सहकारी संघवाद समावेशी विकास के लिए एक आवश्यक धारणा है। इस संबंध में अपने विचारों को सागर्भित रूप से व्यक्त करें। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले तो सहकारी संघवाद को संक्षिप्त में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके पॉजिटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है जो इसके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले सहकारी संघवाद है क्या, ऑस्ट्रेलिया से इसकी अवधारणा ली गई है और इसकी जो मेन थीम है वो आप यहाँ पर डिस्कस कर दीजिए इंट्रोडक्शन में। तो राज्य और केंद्र के मध्य सहयोग से जनता की जो समस्याएं हैं के समाधान का वर्णन करना, ये आपका सहकारी संघवाद के अंदर आता है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसमें कुछ समस्याएं हैं। अगर समस्याओं की बात करेंगे तो सबसे पहले मतलब उन पॉइंट्स को आप लिख दीजिए जहां पर आपको ये लग रहा है कि जो सेंटर है वो आपका स्टेट्स के ऊपर हावी रहता है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ये हमारा फेडरल फीचर ही है अपने आप में कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 है, जब स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, दो या दो से अधिक मिलाकर के बनाने हैं, तो वहाँ पर सेंटर हावी हो जाता है। इसके अलावा जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तब भी सेंटर हावी हो जाता है ना, केंद्र है जो वो सॉरी स्टेट्स हैं जो वो सेंटर के हाथों में चला जाता है सारा, उसका जो बागडोर है, जो भी फंक्शनिंग है उसकी। तो ये यहाँ पर मेंशन कर दीजिए सेकंड पैरा में। इसके अलावा और क्या, देखिए आय के बारे में डिस्कस कर लीजिए कि आय का जो प्रमुख साधन है वो किसके पास है, केंद्र के पास। मतलब जो फाइनेंस कमीशन आपका अभी तो कितना हो गया, 32 हो गया है अभी, है ना, 32 से बढ़ा करके 42 हो गया है अभी फाइनेंस कमीशन का, है ना। तो वो चीज़ जो जितनी भी आय है वो सेंटर के पास ही है, वही जब बिल पास करेंगे तभी उनके पास यहाँ। और राज्य क्या है, अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर ही आश्रित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेंटर हावी हो रहा है। इसके अलावा देखिए केंद्रीय विधायिका की कार्यकारी शक्तियों राज्य की शक्तियों से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने बता दिया कि सेंटर है जो वो स्टेट से ऊपर है। तो ओवरऑल आपको प्रॉब्लम्स में वो सारी प्रॉब्लम्स लिख लेनी है जो संविधान में आपको ऐसा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेंटर हावी पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिख देते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या क्या, देखिए नीति आयोग है जो, उसकी स्थापना का जो मूल्य उद्देश्य है वही आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, मेन एम है जो इनका, तो इसको जरूर मेंशन कीजिए। और नया नया आयोग है ना, आपको करंट से कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिंक करके लिख पाएँ। उसके अलावा देखिए 14th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से वही बात की, ये जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि 32 से बढ़ा करके 42% कर दिया है भागीदारी को, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है। इसके अलावा देखिए जीएसटी है जो के माध्यम से राज्यों को उपर्युक्त वित्त की
पूर्ति करना, ये भी पॉजिटिव हो गया इसका, ठीक है। टू प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट फाइनेंस टू द स्टेट्स थ्रू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, पैसे की कमी नहीं होने देते। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जिसके तहत राज्यों को फोकस किया जा रहा है ना। कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि योजनाएं चलाती है जो कि सिर्फ स्टेट ओरिएंटेड है। अब खुद ही सोचिए कि जो स्टेट्स है वहाँ सेंटर है, सॉरी, जो वो अगर आप ढूंढो कि कहाँ है भाई सेंटर वाले लोग जो सेंटर में रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सारे लोग तो स्टेट्स में ही रहते हैं ना। तो जो भी योजनाएं चलती हैं वो स्टेट ओरिएंटेड ही मोस्टली चला करती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका सबका साथ सबका विकास हो गया, है ना, पहल योजना हो गई, इस तरह की जो योजनाएं हैं जो कि सेंटर की योजनाएं हैं स्टेट्स के लिए चली हैं, इन पर फोकस करना। इसके अलावा ये पॉजिटिव हो गया है ना। नए भारत के निर्माण के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स, एआरसी की जैसे कमेटी की रिपोर्ट्स आती है, इस तरह की रिपोर्ट्स जो आती हैं वो मेंशन करना। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि केंद्र राज्य पर जैसे सरकारिया कमीशन आई है ना, ये सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आप जहाँ भी आप पॉजिटिव लिखेंगे वहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जहाँ पर भी सेंटर और स्टेट का आपको कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अप्रोच है आंसर को अटेम्प्ट करने की, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। राजमन्नार कमीशन हो गई, ये सब लागू किया जाता है जिससे क्या है सहकारी संघवाद की भावना और मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो वो है, हैज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लॉस्ट इट्स रोल, कमेंट, ठीक है। क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने अपनी भूमिका को खो दिया है, टिप्पणी करें। ये इस टॉपिक से रिलेटेड है आपका, और इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो चौथा पिलर यानी कि प्रेस, है ना, मीडिया की बात चल रही है, तो सबसे पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रेस का परिचय दे दीजिए। उसके अलावा भारतीय प्रेस के महत्व लिख दीजिए, फिर भारतीय प्रेस में जो समस्याएं हैं उनको लिख लीजिए और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। इन आधार पर आप इसको अटेम्प्ट कीजिए 5 मिनट के अंदर और फिर इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए लोकतंत्र के सामान्यतः 3 स्तंभ है। एक आपका हो गया कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा आपका न्यायपालिका। लेकिन ये तो मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। अब आपका जो चौथा स्तंभ है वो है प्रेस, ठीक है। क्योंकि क्यों है ये चौथा स्तंभ, क्योंकि जो वर्तमान समय में प्रेस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। कैसे इंपॉर्टेंट हो गई है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ये वो सारी चीज़ें आप मेंशन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताया और ये पूरा ही अपना इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। इसमें आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि जो भी पूरे आंसर में आप लिखेंगे वो यहाँ पर एक सार टाइप से पता चल जाए। तो देखिए प्रेस करता क्या है, प्रेस तानाशाही से निजात दिलाता है, बिल्कुल सही बात है ना। प्रेस जब सामने आ जाता है तो अपने आप ही लोग क्या है कि चुप रह करके बोलते हैं, क्योंकि फिर ओपन हो जाती हैं चीज़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे वाली हैं, तो प्रेस का वो काम है कि पर्दे के पीछे की चीज़ों को लोगों के सामने लाए, है ना। उसके अलावा देखिए जनमत के निर्णय को सामने प्रस्तुत करता है, बुद्धिजीवियों की बहस के माध्यम से देश में विचार का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बहुत सारे हमारा जो देश है उसमें क्या है कि बहुत सारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, है ना, और खुद स्टैंड लेने वाले कम हैं। तो जो बुद्धिजीवी हैं वो जनरली क्या ऐसे व्यूज़ देते हैं जिस आधारों पर लोग डिसाइड कर पाएँ कि हाँ क्या सही है क्या गलत है ना। तो इस तरह की जो बहस होती रहती हैं, पैनल्स बुलाते हैं कि हमारे साथ आज ये 4 लोग बैठे हैं, ये लोग बहस करेंगे, तो आदमी खुद डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा देखिए सरकार की जो नीतियां हैं उनको आसान भाषा में समझाने का। अब भाई जो सरकार एक्ट बनाती है उसको एक बार पढ़ के देखिए, आम आदमी उसको नहीं पढ़ सकता। यूपीएससी के जो प्रिपरेशन वगैरह जो कर रहे हैं अपने स्टेट पीएससी वगैरह के, वो लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन आम आदमी कैसे समझेगा। तो ये प्रेस का काम, प्रेस क्या करता है इसको सिंप्लीफाई करके इस भाषा में समझाता है जो कि लोगों को समझ आए। उसके अलावा कहीं ना कहीं प्रेस समाज सुधार का भी एक माध्यम है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब वो अपनी सारी चीज, सब लोग जब डिपेंडेंट है, जब आप प्रेस की सब साथ होता है किसी के, तो बड़ी ताकत हो जाती है। सरकार कोई किसी से नहीं डरने लगता प्रेस के माध्यम से ना। तो एक तरह से समाज सुधार का भी काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रेस के पास। अब देखिए कुछ वर्तमान समय की एक समस्या है।
तो मेन समस्याएं हैं वो ये हैं सारी, ठीक है। इन पर ही डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या मतलब, ये सब पता ही है कि गोदी मीडिया है, सरकार की नीतियों को के बजाय है ना कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस कर लेते हैं। मतलब जैसे कि पेड पत्रकारिता से होता क्या है कि जो व्यू वो दिखाना चाहते हैं वही व्यू हमारे पास पहुंच जाता है ना। गवर्नमेंट की कोई नीति है, अब वो सही है या गलत है, इस पर बहस करवा करके पेड पेड है मामला, तो ये हुआ कि भाई 4 बुद्धिजीवियों को बुलाया और इस तरह से उस बहस को करवाया कि जो सरकार चाहती है वही हो रहा है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, या अपोजिशन जो चाहता है वो हो रहा है, ये हो जाता है कई बार। तो ये चीज़ क्या है, निष्पक्षता का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन इन सब कारणों से क्या होता है कि प्रेस की जो निष्पक्षता है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो सभी एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं और यहाँ पर भी एक वॉर सा स्टार्ट हो गया, जबकि प्रेस का काम है बस एक जो न्यूट्रल व्यू है, जो रियल व्यू है वो देना। तो वो हट करके वो कहीं पीछे छूट जाता है और जो अपना व्यू है वो देना। जैसे अभी कुछ समय पहले चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू हो रहा था, तो उसमें न्यूज़ देखने पर ऐसा लग रहा था कि सैनिक कुछ करें या ना करें, ये पत्रकार जरूर जा करके वहाँ पे मिसाइल दाग देंगे ना। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, जिससे क्या आक्रोश ज़्यादा ना बढ़े। बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है, और रियल व्यू दिखाना चाहिए। तो इसमें क्या कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं, तो पेड पत्रकारिता वाला हो गया जैसे। तो इन सब सवालों से बचने के लिए प्रेस को कुछ कठोर, मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे अब, ठीक है, ये समस्याओं को बताते हुए कि क्या भाई प्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। तो देखिए, प्रेस को नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिए। एक तो कंट्रोल होना चाहिए, उनके ऊपर एक बॉडी बननी चाहिए कि भाई ये कंट्रोल करेगी, ये सारी न्यूज़ हैं जो नहीं आ सकती हैं, ये सारी न्यूज़ हैं जो आ सकती हैं, है ना, ये सब एक कंट्रोल होना चाहिए। आचरण संहिता लागू होनी चाहिए, मीडिया काउंसलिंग होनी चाहिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए, हर मुद्दे को सनसनीखेज की तरीके, मतलब मेन कहने का कि टीआरपी के चक्कर में नहीं भागना चाहिए, जो रियलिटी है उसको आप दिखाइए, वही आपका काम है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। आगे देखिए, सेलिब्रिटीज की निजी जीवन की ताक झाक से दूर रहना चाहिए और अपनी गरिमा को बचाना चाहिए। अब देखिए कि दोपहर में आप खोलिएगा कभी तो एक कुछ आता है सास बहू और बेटियां करके, ठीक है, हर जगह पे आपको एक वही एपिसोड दिखे, हर चैनल में आपको, न्यूज़ के चैनल में ये सब दिखेगा। अरे क्या मतलब है किसी को इन सब चीज़ों से? तो अब किसने क्या कलर के कपड़े पहने, सेलिब्रिटी, मेन क्या है, ये सब टीआरपी वाला खेल है, ठीक है। तो वो अवॉइड करना, ओवरऑल जो जिस्ट है वो इसका यही है। तो अब इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन में क्या, यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि प्रेस अपनी भूमिका को खो चुका है, पर इस पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश तथा गोदी मीडिया जैसे इल्ज़ाम प्रेस पर लग रहे हैं, जिसके लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने चौथे स्तंभ होने की भावना को पूरा करना होगा। एक और कुछ जो भी आपको लगे, एक इम्प्रेसिव सा कंक्लूजन आप लिख दें यहाँ पर, बस आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है और क्वेश्चन है कि हालांकि भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को का क्रियान्वयन अभी भी एक लंबी यात्रा है, लेकिन ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके पहले चरण का एक सबूत है। गंभीर रूप से विश्लेषण करें। Although the implementation of Uniform Civil Code in India is still a long journey, but Supreme Court's verdict over triple talaq is a evidence of its first stage. Analyze critically. तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले यूसीसी और ट्रिपल तलाक के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उसके बाद ट्रिपल तलाक के साथ जो मुद्दे जुड़े हैं उनको आप एक बार लिख दीजिए, और उसके बाद मामले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनको मेंशन कर दीजिए, और सामाजिक न्याय की तर्ज पर इसका समापन कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो देखिए, ये है जो वो आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, ये मेंशन कर दीजिए, जो कहाँ पर है, डीपीएसपीज के अंदर, ठीक है, और जो कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए लक्ष्य का उल्लेख करते हैं, ठीक है। अब यूसीसी का जो क्रियान्वयन, वापस से ये टर्म कहाँ क्यों उठ गया, जब से ये जो 1937 का आपका शरिया कानून जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी वैधता को समाप्त कर दिया है,
जब से ये हुआ है तब से ये वापस से ये हुआ कि भाई जितने भी धर्म है उनको सबको एक डोमेन के अंदर लाइए और सबके मुस्लिम पर्सनल लॉ, ज्यूस पर्सनल लॉ, ये सब खत्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए जिसके लिए सबके लिए नियम सेम हो भारत में। ठीक है, तो यूसीसी के बारे में लिखिए, फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक के बारे में लिखिए। देखिए अब ट्रिपल तलाक से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पर ये मुद्दे हैं, जिसमें से एक हलाला वाला पॉइंट है, जो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा जो आर्टिकल 25 है जिसके तहत धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता दी गई है, इस पर बात होती है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड। और जो लिंग के आधार पर ये भेदभाव करता है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला एक व्यक्तिगत कानून है, ये ट्रिपल तलाक है जो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर 3 आरोप लगते हैं। तो इसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या था कि ट्रिपल तलाक और हलाला इन दोनों को अपोज किया गया है। ठीक है, विरोध किया गया है इनका। तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस आई, कुछ फैसला है, उन गाइडलाइंस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए 5 न्यायाधीशों की, जो 5 लोग बैठे थे इस पीठ पर, इसमें से 3-2 के बहुमत से पास हुआ ये, और इसमें मुस्लिम महिला के पक्ष में बहुमत दिया गया और जिससे इन्हें न्याय मिला, और साथ ही इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये तो इसका मेन निर्णय हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपको जो मुस्लिम देश थे, बचे हुए जो मुस्लिम देश हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा उल्लेख किया कि वहाँ पर ट्रिपल तलाक और बेसिकली क्या हलाला की क्या कंडीशन है। हलाला जैसी चीज़ें हैं जो वो पाकिस्तान जैसे देश में बहुत पहले ही ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा की कि जो प्योरली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये चल रहा है, और हमारा देश है जिसमें कि मुस्लिम आबादी काफ़ी कम है, इसके बाद भी ये इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो अभी विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को लंबे समय से समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून का अब अंत हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइडलाइंस भी दिए कि 6 महीने के अंदर आप कानून बनाएंगे। तो ये सब कुछ निर्णय थे, जजमेंट्स थे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, तो ये आप मेन इंपॉर्टेंट वाले लिख दीजिए। उसके बाद देखिए भारत में यूसीसी के क्रियान्वयन के लंबे समय की से मांग चल रही थी। ठीक है, कि यूसीसी के बनाने के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो लंबे समय से चल रहा है क्योंकि जो विभिन्न लोगों के विभिन्न कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं ना, नेचुरल जस्टिस, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका उल्लंघन करते हैं। क्योंकि कहीं पर क्या है कि वही ये अगर आप इसी की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, तो बेसिकली प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है एक महिला को। ठीक है, और उसको पता भी, कई महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको जैसा बता दिया गया है वही उनके साथ हो रहा है, और वहीं पर हिंदू महिला है उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा संविधान तो सबको बराबरी का दर्जा देता है, तो अगर एक महिला को प्रॉब्लम हो रही है और दूसरी को नहीं हो रही है तो ये अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो नेचुरल जस्टिस की जो धारणा है उसके साथ ये गलत हो रहा है ना। तो इसलिए यूसीसी की डिमांड की गई कि सबको अंडर वन सेम रूफ आइए और इस पर एक इस तरह के कानून बनने चाहिए जो सभी के लिए समान हो। तो देखिए, यद्यपि ट्रिपल तलाक का जो उन्मूलन है वो केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक वर्ग को प्रतिबंधित करता है, लेकिन जो यूसीसी है इसके क्रियान्वयन से ये दिशा इंपॉर्टेंट कदम होगा, है ना। एक जगह पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक पॉइंट को जो खराब था, जो गलत था, जिसकी डिमांड काफ़ी दिनों से उठ रही थी, उसको अगर हमने हटा दिया है तो जितने भी अलग अलग जो हिंदू पर्सनल लॉ, ज्यूस पर्सनल लॉ, है ना, अलग अलग पारसी पर्सनल लॉ, ये सब जो अलग अलग चल रहे हैं, इनमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी अब हटाया जा सकता है। एक बार शुरुआत हो गई है तो हटाने में क्या करेंगे कि यूसीसी में एक कॉमन बना देंगे जो सबके लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, मल्टी कल्चरल कंट्री है हमारा, और विवाह और वंशानुक्रम एक विशेष धर्म के भीतर भी समान नहीं है, इसलिए एक समान व्यक्तिगत कानून पर सहमत होना अभी भी एक दूसरा सपना है ना। लेकिन ट्रिपल तलाक के फैसले के बाद हम निकट भविष्य में यूजीसी के लिए आशा कर सकते हैं ना। ये आपका कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है जो टॉपिक से है, और क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइट द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ जीएसटी हैज रीडिफाइंड इट। संविधान में दिए गए केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को उल्लेखित करें और बताएं कि जीएसटी ने इसे कैसे फिर से परिभाषित किया है। ठीक है, तो इसके दिशा निर्देशों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले भारत में जो वित्तीय तंत्र है जिसके बारे में आप को परिचय कर दीजिए थोड़ा सा, और फिर केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशंस है उनको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, और जीएसटी के बाद इसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं उनके बारे में लिख देंगे, और फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सरकार चलाने के लिए वित्त सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, और कहां पर मेंशन्ड है ये, तो ये मेंशन्ड है आपका भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया, और आगे केंद्र और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर क्रमशः केंद्र और राज्य द्वारा कर एकत्र किया जा सकता है, जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों पर कर लगा सकते हैं ना। हमें पता है कि शेड्यूल 7 में क्या है कि 3 हमारे एक लिस्ट है, क्या एक आपका यूनियन लिस्ट हो गया, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो जो आपका राज्य है इस और जो केंद्र है इस पर क्या है कि अलग अलग इकट्ठा कर सकते हैं आप टैक्स वगैरह को, लेकिन जो इस पर कॉन्करेंट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर दोनों ही लगा सकते हैं करों का टैक्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सेंट्रल और स्टेट के बीच में आपका जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे समझिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 80th है जो, उसके तहत क्या किया गया था कि रेवेन्यू जो भी जनरेट होगा उसका कुल प्राप्तियों जो आय है उसमें राज्यों का हिस्सा है जो वो बढ़ा करके कितना 42% कर दिया गया था। वहीं जो 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या किया गया कि जो सर्विस टैक्स है वो पेश किया गया जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा इसको एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है। मतलब टैक्स कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बोथ बाय बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी ने केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में भारी बदलाव ला दिया। ठीक है, अब जीएसटी का रोल आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या लिया भाई, ये क्या करेगा कि राज्यों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाएगा। ठीक है, रोल बढ़ गया स्टेट्स का। ये एक जीएसटी परिषद को डिजाइन किया गया है जिसमें केंद्र का केवल 1/3 पोर्शन है ना, 1/3 हिस्सा है, और हर फैसले को 3/4 बहुमत से पास करना होता है। इसमें कर की जो बिक्री के बिंदु पर एकत्र किया जाएगा, इसलिए अमीर राज्य राजस्व खो देंगे जबकि गरीब राज्य हैं जो वो अधिक राजस्व का प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए जीएसटी से रिलेटेड। इसके आगे और भी अब देखिए 2 और पॉइंट है यहाँ पर कि जीएसटी शासन के तहत टैक्स है जो उसको लगाने के लिए राज्य विधायिका की पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन खड़े हो गए। तो जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि ये आपका सेंटर और स्टेट दोनों ही साझा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी राज्य सरकार को भाई रेवेन्यू की हानि हो रही है, मतलब राजस्व की हानि हो रही है, तो राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान करता है ये आपका जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में भी आपने मेंशन कर दिया और उसके कुछ प्रोविजंस भी लिख दिए। अब देखिए इसको कंक्लूड कर दीजिए जीएसटी लाइंस। जीएसटी भारत में एक एकीकृत बाजार बनाने की दिशा में एक कदम है और ऐसे एकीकृत बाजार के लिए कई और कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करना समय की जरूरत है।
हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन समय रहते इनका समाधान हो जाएगा। और आपका जीएसटी भी एक राष्ट्रीय एकीकरण और संघीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम है। ठीक है, ये आपका एक कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप। इस अप्रोच को आप एक बार फॉलो करेंगे और फिर खुद से लिखने की कोशिश करेंगे आंसर को। 6th क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए आरपीए की धारा 123(3) जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, भारतीय राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सहायक हो सकती है। इसको स्पष्ट करें। हाउ द सेक्शन 123 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द आरपीए एक्ट which has been under the debate recently could be helpful in making the Indian politics corruption free elucidate। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। सबसे पहले आप परिचय में भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद आरपीए की धारा 123(3) है क्या, इसके प्रावधान क्या है, ये सब बता दीजिए। और भारतीय राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इसमें क्षमता पर इसकी चर्चा कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत है जो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अपने शासन को संभालने के लिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया करते हैं ना। उसके अलावा इसमें आप संसद और जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके चुनाव का संचालन करने के लिए सदन के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता और उनकी अयोग्यता, ये चीजें आपके आरपीए एक्ट में 1951 वाले में दिया गया है। ठीक है, और हाल ही में अभी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123(3) को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः लागू कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये है क्या धारा, इस पे देख लेते हैं। अब इसमें जो 123(3) की जो प्रावधान है उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या होगा उनसे, उस पर थोड़ा सा आप डिटेल लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजनेता धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, है ना, जो कि भारत से क्या विभाजनकारी राजनीति को समाप्त करेगा। ठीक है, इस तरह से इसको, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको मेंशन करना है। ठीक है, ऐतिहासिक धार्मिक विवाद या जातिगत संघर्ष चुनाव प्रसार के दौरान नहीं होना चाहिए। समाज में भाईचारा और समानता का विचार प्रबल होगा। सांप्रदायिक राजनीति के बजाय विकास आधारित राजनीति मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में, ये डेवलपमेंट रिलेटेड चीजों को मेन स्ट्रीम में लाना है। इसके बाद यह भारत की जो धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा और नए विचार वाले विभाजनकारी राजनीति के युवा राजनीतिज्ञों को किनारे करने में से लाभ होगा, जिससे विधायिका की क्षमता बढ़ेगी ना। तो नए कानून आ सकते हैं, नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज जो भी आएंगे तो उनके तहत में क्या होगा कि करप्शन ओवरऑल क्या है कि कंट्रोल करने में ये काफी मददगार सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट्स में कहे हैं, नई व्याख्या जो दी गई है। देखिए अब इसकी कंक्लूडिंग लाइंस लिख देते हैं। कंक्लूडिंग लाइन में क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट के समय में कहा, वो एक पैराग्राफ यहां से लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म को मनुष्य और भगवान के बीच निजी संबंध बताया और चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। इसके धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट व्यवहार है। ठीक है, अब इस तरह की कुछ लाइंस लिखने से क्या ऑथेंटिसिटी आपकी बढ़ जाती है आंसर की। ठीक है, हालांकि ये एक राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्ट प्रथाओं में कमी आ जाएगी, लेकिन इस निर्णय से कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, जैसे कि क्या है कि हमारे समाज में क्या है कि धर्म के आधार पर कई लोग जुड़े हुए भी हैं, है ना। तो अगर पूरी तरह से इसको ये हो जाएगा कि नहीं, इन आधारों पर आप वोट नहीं मांग सकते, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो डिप्रेस्ड क्लास है, मतलब जो वंचित वर्ग है, ये अभी इतना इस लेवल पर हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है कि वो सिर्फ इतना समझ रखता हो, तो उनका जो जुड़ाव है वो धर्म के आधार पर है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से पॉजिटिव्स भी हैं, तो उस चीज में कमी भी आ सकती है। तो इस तरह से इसको एंड कर देंगे। 7th क्वेश्चन आईआर से है। Indo-US relations are based not only on the bilateral interest but also convened by balance of power in Asia. Analyze. भारत अमेरिका संबंध न केवल द्विपक्षीय हितों पर आधारित है बल्कि एशिया में बैलेंस ऑफ पावर द्वारा भी संयोजित है। विश्लेषण करिए। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या इस क्वेश्चन को तोड़िए। तो
भारत और अमेरिका के संबंध की पृष्ठभूमि बनाइए, पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो द्विपक्षीय हित है इनके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड जो भी एशिया का मतलब इंडिया का जो रोल है उसमें एशिया में, हम उस पर चर्चा कर लेंगे और फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भारत और जो अमेरिका के संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और जो बायलेटरल उनके जो रिलेशंस हैं उस वो अभी स्टेलमेट कंडीशन में चल रहा है। मतलब जो भी फॉरेन पॉलिसी की वजह से प्रॉब्लम्स जो थी वो अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि स्टेलमेट की कंडीशन में आ चुकी है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन हो चुका है। ठीक है, दोनों का सपोर्ट है एक दूसरे से। इसके बाद भारत अमेरिका के जो संबंध है वो कहाँ किन किन फील्ड्स में, सिर्फ व्यापार और वाणिज्य के अलावा भी, मतलब जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसके अलावा आपको स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया। अब देखिए बैलेंस के बारे में भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, मतलब जनरली इंट्रोडक्शन क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि आपकी पूरी जो आंसर में सारी चीजें लिखनी है वो सारे पॉइंट्स एक बार कवर हो जाएं। ठीक है, तो देखिए, एक महाशक्ति के रूप में चाइना का जो उदय है और रशिया की ओर से पाकिस्तान के जो झुकाव के साथ एशिया में शक्ति समीकरण को बदल दिया गया है ना। पहले हमें पता है कि अमेरिका, इधर रशिया और चाइना, और इधर पाकिस्तान और आपका भारत। ठीक है, तो इंडिया और रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये साथ में रहते थे, है ना। वो कौटिल्य ने कहा है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इधर चाइना हो गया हमारे और इधर हो गया हमारा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दोनों आपस में दोस्त हो गए, इधर हम और रशिया दोस्त हो गए। लेकिन अभी क्या है, ये समीकरण में थोड़ा सा रशिया का जो झुकाव है पाकिस्तान की ओर जा रहा है, तो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि इसको बैलेंस कौन करेगा, अमेरिका। ठीक है, तो जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक प्रमुख निर्णायक कारक बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इनके बायलेटरल जो रिलेशंस हैं इंडिया अमेरिका के, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया और जो यूएस है ये सबसे बड़े एक तो आयातक और 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, ट्रेडिंग रिलेशंस बता दिए इनके। उसके बाद इनके अलग अलग फील्ड्स के बारे में बता दिए। ऊर्जा के फील्ड में, है ना, परमाणु ऊर्जा के फील्ड में इनका आपस में संबंध क्या है। ठीक है, अब उपयोग के लिए 123 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ना। कच्चे तेल के लिए डिपेंडेंसी जो पहले सिर्फ गल्फ की ओर थी वो अभी अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। इसके अलावा आपने डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या हुआ, वो भारतीय मूल के लोग जो विदेश में मतलब अमेरिका में जो रह रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको हम डायस्पोरा बोलते हैं। तो यूएस में जो भारतीय डायस्पोरा है अमेरिका का सबसे बड़ा समूह है एक तरह से। जितने भी सारे कंट्रीज हैं उनमें से इंडियन सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, वहाँ लोग जाते भी हैं इधर से उधर। ठीक है, तो इससे डायस्पोरा से फ़ायदा क्या है, डायस्पोरा से एक तो देखिए रिलेशन का फ़ायदा है, और रिलेशन के अलावा इनके क्या है, रेवेन्यू का फ़ायदा है ना। ये रेवेन्यू जो भी जनरेट करेंगे उससे उस देश का फ़ायदा होगा। और अमेरिका विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक प्रभावशाली सदस्य है और अमेरिका के साथ बेहतर संबंध है हमारे। ठीक है, तो इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली जो हेड है वो अमेरिका ही है, तो इसलिए उसके साथ थोड़ी सी बना के होता है ना, अमीर आदमी के साथ बना करके रखते हैं जनरली लोग। तो वही वाला कॉन्सेप्ट विदेश नीति में होता है ना। अमर्त्य सेन ने बोला था कि अगर आपको फॉरेन पॉलिसी को सही समझना है तो भारत के गांव की राजनीति को एक बार समझ लीजिए, है ना। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि अगर गांव की राजनीति आप समझते हैं तो सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर सकते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का सबसे बड़ा मतदान अधिकार है ना। तो अमेरिका का जो स्टेक है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में है, और हमारे इनके साथ अगर अच्छे संबंध रहेंगे तो ये फायदे भी हमें मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, और खुफिया आदान प्रदान, कानूनी सहायता और साझा संचालन जैसे साझा सहयोग का प्रदर्शन किया जा रहा है ना। मतलब कि जो भी आपके म्यूचुअल कॉपरेशन इस चीज़ों पे कि इंटेलिजेंस जो है हमारे यहाँ जो भी पता चल रहा है वो आपस में शेयरिंग होगी, जिससे कि क्या है कि टेररिज्म है जो वो वर्ल्ड से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर अलग अलग सारे फील्ड्स को हमने कोशिश की है कि इनको टच किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब इसके देखिए, अब हम इस शक्ति के संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पावर वाले पॉइंट पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो वही वाली बात जो अभी अभी चर्चा की कि हमारी इंडिया की जो लोकेशन है ये हो गया आपका भारत, इसके अलावा ऊपर रशिया, ठीक है, इधर आपका चाइना और इधर आपका पाकिस्तान।
अब सिचुएशन ऐसी है कि जो चाइना है ये बन रहा है महाशक्ति, ठीक है, और इधर अमेरिका को काउंटर करने की क्षमता रखता है चाइना, ठीक है, और रशिया का जो झुकाव है वो हो रहा है पाकिस्तान की ओर। तो इस सिचुएशन में इंडिया अगर यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करेगा तो क्या है कि चाइना को काउंटर किया जा सकता है। तो अमेरिका इंडिया के साथ सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हेड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। वही चीज एशिया में शक्ति के समीकरण को बदल दिया गया है। चीन को नई महाशक्ति के रूप में उभारा गया है और रशिया को पाकिस्तान की ओर झुकाव देखा गया है इसमें, है ना। ऐसी स्थिति में एशिया में शक्ति के संतुलन के लिए भारत अमेरिका रणनीतिक संबंध समय की आवश्यकता है, ठीक है। इट्स अ नीड ऑफ आर टू मेंटेन द इंडो यूएस रिलेशंस, ठीक है। अब देखिए साउथ चाइना सी वाले फैक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साउथ चाइना सी में क्या है कि ये छोटे छोटे जितने भी आइलैंड्स हैं उनमें क्या है कि चाइना की एक हमेशा से पॉलिसी रही है कि कभी अगर कोई भी चीज़ चाइना में रही है ना, तो अगर छोटा सा एग्जांपल से बताऊं कि भाई अगर पाकिस्तान कभी इंडिया का पार्ट रहा है तो हम अगर कहने लगे कि नहीं ये तो हमारा ही हिस्सा है, या अफगानिस्तान कभी अगर इंडिया का पार्ट रहा है तो हम कहने लगे कि हमारा ही हिस्सा है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा वही चाइना की ये पॉलिसी है कि चाइना क्या करता है कि ये अगर कोई भी आइलैंड्स हैं उनके पार्ट में कभी रहे तो वो कहता है कि नहीं। अभी रिसेंटली अभी खबर सुनने में आई थी कि व्लादिवोस्टोक के भी एक पार्ट को चाइना ने अपना बताया कि ये अभी हमारा रहा है, ठीक है। तो वही चीज भारत और अमेरिका दोनों के आर्थिक और सामरिक हित हैं और चीन की उच्च इच्छा को विवाद में शामिल छोटे देशों के पक्ष में काउंटर करने की आवश्यकता है। तो छोटे देश इसमें परेशान हो जाते हैं तो उसको क्या है कि सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर एशिया में बड़ा देश कौन सा है? एशिया में बड़ा देश भारत है। इसके बाद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाइना ने लंबी दूरी की मिसाइलें, है ना, को सामूहिक विनाश के लिए के अन्य हथियार विकसित कर लिए हैं। अमेरिका रक्षा तकनीक में भारत की सहायता कर रहे हैं और हथियारों और गोला बारूदों की उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। भारत और अमेरिका ने भारत में रक्षा उपकरण बनाने के लिए विभिन्न समझौते ज्ञापन शामिल किए हैं। अब चाइना अगर लंबी दूरी की बना रहा है तो क्यों बना रहा है ना, क्वेश्चन मार्क उठता है, ठीक है। लंबी दूरी कम में किसको किसको टारगेट कर सकता है? तो इनके पास है कि जो डायरेक्ट अमेरिका तक पहुंच सकती है। तो भाई अमेरिका भी बना रहा है कि ऐसा हमारे पास भी काउंटर एक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या भारत को सपोर्ट कर रहे हैं कि काउंटर करने के लिए चाइना को आपको गोला बारूद और इस क्षेत्र में मतलब मिसाइल्स वाले और मिलिट्री क्षेत्र आप कह सकते हैं, इस क्षेत्र में भी स्ट्रांग बना रहा है। समुद्री सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कारक है और भारत हिंद महासागर और पड़ोसी क्षेत्रों में जहाज की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, ठीक है। अब किसी छोटे देश को अगर चाइना हित करेगा तो इंडिया के पास ऐसी नेवी है, नेवी में जो नेवी मतलब स्ट्रांग नेवी है जिसमें कि यूएस यहाँ पर भी हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो काउंटर करने के लिए इंडिया अपनी शिप्स को भेज सकता है, ठीक है। अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी इंडिया ने की, ऐसे मुद्दों पर भारत के लिए समर्थन व्यक्त किया है, ठीक है। क्योंकि उस सर्जिकल स्ट्राइक तो ये तो ओपन हो गया कि पाकिस्तान है जो वो मानता नहीं है, लेकिन ये टेररिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। तो इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे हैं इसमें अगर इंटरनेशनली बड़े एक प्लेयर का हाथ हमारे साथ रहेगा तो उससे क्या है कि अपना जो होल्ड है स्ट्रांग बनाने पे काम आएगा, ठीक है। अब इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए, भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छा संबंध समय की आवश्यकता है। दोनों आर्थिक स्ट्रेटेजिक संबंध वांछनीय है और संबंधों को एक मजबूत करने की गुंजाइश है। भारत और अमेरिका की जो सेनाएं संयुक्त युद्ध अभ्यास जो चलते रहते हैं, है ना, युद्ध अभ्यास में और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार हो गया, दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास भी चलते रहते हैं। मतलब कहने का कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ये युद्ध अभ्यास चलते हैं संयुक्त वाले, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय शांति के साथ साथ विश्व शांति और समृद्धि के लिए शक्ति का क्षेत्रीय संतुलन मतलब वांछनीय है, ठीक है। तो रीजनल बैलेंस की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भारत का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जो कि यूएस के सपोर्ट से काफ़ी
इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से है, तो इसमें आपको क्या है कि डिस्क्राइब द लोक अदालत ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लोक अदालतों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और डायरेक्ट टॉपिक भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे? देखिए, लोक अदालत का परिचय दीजिए, उत्तर प्रदेश में लोक अदालत के बारे में लिखिए, लोक अदालत द्वारा हल किए गए मामलों को लिखिए और फिर इसको निष्कर्ष कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 40 के बारे में बताइए कि संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत जनसाधारण को सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाने के हेतु न्याय पंचायत को प्रधानता दी गई है। उसके अलावा जिसके लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करने तथा उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें अधिकार दिए गए हैं ताकि न्याय पंचायत में कुशल और सुचारू रूप से कार्य कर सके। उत्तर प्रदेश में निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किए जाने के दृष्टि से लोक अदालतों की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका। आपने बेसिकली क्या हमने क्या किया, आर्टिकल 40 जो कि विलेज पंचायत के बारे में दिया गया है, ठीक है, उसमें ही न्याय पंचायत को प्रधानता दी गई है, इसके बारे में हमने मेंशन कर दिया। और इसमें यहाँ पर आप कानूनी सहायता के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तथा उत्तर प्रदेश कानून सहायता और परामर्श बोर्ड की भी स्थापना की गई है, जिसे जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति कहा जाता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में आपको क्या है कि वो मोस्टली फैक्चुअल ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्स हैं वो एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान रखने होंगे और वो ऐसे एज इट इज आप लिख सकते हैं उनको एक मोर क्या ना फिलोसॉफिकल टोन में। जिला कानूनी सहायता और परामर्श समिति के समक्ष केवल वे आवेदन अपने मामले प्रस्तुत कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 9,000 से कम है तथा अनुसूचित जाति और जो जनजाति और पिछड़ा वर्ग और महिलाएं और सैनिक हो गए, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट पता चल गया आपको। उसके अलावा देखिए, मुख्यतः इन समितियों के आधार 3 आधार हैं। क्या? प्रचार और प्रसार, निशुल्क कानूनी परामर्श और सहायता, और तीसरा सुलभ समझौता द्वारा शीघ्र न्याय दिलाना। ठीक है, ये 3 इनके आधार हो गए, इसके बारे में आप मेंशन करिए। उसके बाद अभी तक 450 लोक अदालत और लघु अदालतों का आयोजन किया जा चुका है और 84 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा चुका। ये कुछ डेटा हो गए। डेटा वगैरह इस तरह के जहां भी आपके पास अगर है मौजूद है तो वो जरूर डालिए। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन कर दीजिए। लोक अदालतों में निस्तारण के लिए समिति द्वारा नामित वकीलों की नियुक्ति की जाती है। इसमें अधिवक्ता, पुरुष और महिला, समाज सेवी, इनमें कौन कौन, मतलब कॉम्पोजिशन क्या है उसके बारे में भी लिख सकते हैं ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा ऐसे लोग शामिल होते हैं जिसमें परोपकार और जन सेवा की भावना हो और वह अपने निष्पक्ष विचारों से मामले का निस्तारण कर सके। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन हो गया। देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और क्वेश्चन है कि गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है यूपी के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ढांचे में राज्यपाल और विधान परिषद का वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए, है ना, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। उसके बाद राज्यपाल की पात्रता, शक्तियों के बारे में लिख दीजिए और फिर लास्ट में विधान परिषद के बारे में लिखिए और कंक्लूड कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राज्यपाल और 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। उसके बाद राज्यपाल बनने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स, और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पावर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल की। उसके बाद जो मंत्री परिषद
सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और तीसरी पावर कि मंत्रियों की जो शपथ ग्रहण वाला है वो राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। और कहाँ मेंशन है, ये अनुसूची 3 में मेंशन है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सभी निर्णय तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देते हैं तथा प्रशासन से संबंधित वे सारी जानकारियां जो राज्यपाल चाहते हैं वह भी उनको दी जाती हैं। ठीक है, ये सारी राज्यपाल की जो पावर्स हैं और वो जो 3 आर्टिकल्स, अगर मौका मिले तो आर्टिकल्स के को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको जो भी याद आता है इससे संबंधित वो चीज़ लिखिए जरूर इस टोन में कि अपनी अगर क्वेश्चन की डिमांड के अंदर फिट हो रहा है तो उसको जरूर मेंशन कीजिए। और आर्टिकल्स वगैरह जहाँ भी मौका मिले, शेड्यूल्स है जैसे, ये सब जहाँ मौका मिले वहाँ डालने से और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है आंसर। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा राज्यपाल वाला मामला। अब लास्ट में आपको विधान परिषद के बारे में बता देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश में 1937 के में से 2 सदनों में विधानमंडल है, जिसमें से उच्च सदन विधान परिषद कहा जाता है और यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित या मनोनीत किए जाते हैं और इनमें से 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिलहाल विधान परिषद में की संख्या है जो वो 100 है और विधान परिषद के सदस्य ना तो अनुमोदित मतदान करने का अधिकार है और ना ही कोई धन विधेयक पेश कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी कमियां भी हो गई, मतलब प्रॉब्लम्स जो विधान परिषद में है वो भी लिख दिया आपने। ठीक है, इस तरह से विधान परिषद के बारे में बता दीजिए। तो अपने क्वेश्चन की जो 3 डिमांड्स थी, एक गवर्नर के बारे में बताना था, एक विधान परिषद के बारे में बताना था, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया। तीनों डिमांड्स फुलफिल कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए, डिस्कस द सरकारिया कमीशन जो है इसकी रिपोर्ट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी में कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के। तो दिशा निर्देश में सरकारिया आयोग के बारे में लिखिए, फिर इसकी अनुशंसा पर चर्चा कर लीजिए और निष्कर्ष कर दीजिए, है ना। सरकारिया कमीशन किस लिए आई थी, क्या काम था इसका, इसकी पूरी रिपोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है। कैसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपने कुछ सिफारिशें दी। क्या क्या सिफारिशें दी वो आपको मेंशन करनी है। देखिए, इंपॉर्टेंट वाली ही लिख दीजिए। देश की उन्होंने तो काफ़ी, क्योंकि उनका जो रिपोर्ट्स है वो तो बहुत सारी हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट हैं और जो भी ऐसा लग रहा है जो लागू की गई और जो कारगर है आज की डेट में मेन जो है ना, वो वाली आपको लिखनी है। देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र को अनिवार्य मानते हुए आयोग ने संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जाना उचित माना। एक तो इनकी सिफारिश ये थी कि ज़्यादा बार बार संशोधन करने से क्या होगा कि मूल ढांचे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो इसी में जो ऑलरेडी प्रावधान है उनको सबसे पहले मतलब कहने का कि इम्प्लीमेंटेशन पे इन्होंने जोर दिया। और आज हम भी यही बात करते हैं कि जब भी कोई भी स्कीम जो लागू होती है उस स्कीम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम कहाँ होती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में। और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान करप्शन वाला जो प्रॉब्लम है वो सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तो वही उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दीजिए और बार बार इसको संशोधन करने पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, ये इनकी सिफारिश थी। इसके अलावा आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के अंतिम विकल्प के रूप में लागू करने के लिए कहा। ठीक है, कि राष्ट्रपति से जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो तब लगाना चाहिए जब इसके अलावा कोई और विकल्प बचे ही ना। ठीक है, और राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त करने तथा योजना आयोग को स्वायत्त संस्था बनाने की सिफारिश की इन्होंने। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए, इसको ऑटोनोमस बॉडी बनाइए नीति आयोग को, सॉरी योजना आयोग, उन्होंने उस वक्त योजना, नीति आयोग तो बाद में बना। ठीक है, तो ये उनकी सिफारिश थी। इसके अलावा और भी है, इन्होंने समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में जो विषय के संबंध में जो केंद्र और राज्यों के बीच विचार विमर्श करने तथा देश की एकता और अखंडता के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला, देखिए कब दिया था इन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला, देश के सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की अनुशंसा दी थी। ठीक है, त्रिभाषी फॉर्मूला अभी हमने कहाँ देखा है, अभी इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना। ठीक है, इसमें भी ये पॉइंट है इसमें। अब देखिए, इन्होंने एक चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षा के लिए ऑल इंडिया सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की भी सिफारिश की थी। तो ये 5 आप मिनिमम 5 लिख दीजिए जो इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद इसको कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड कैसे करेंगे कि अतः कहा जा सकता है कि सरकारीय कमीशन की रिपोर्ट भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए तथा विकास के ढांचे को मजबूत करने के लिए जो योगदान दिया है वह वर्तमान और भविष्य को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है तथा इसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है जनरली इस तरह की जो रिपोर्ट्स के बारे में पूछते हैं, तो वो रिपोर्ट अगर पूछी गई है तो ये मान के चलिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट जिसके बारे में वो पॉजिटिव्स ही जानना चाहते हैं, तो कंक्लूजन में उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखते हुए एंड कर दीजिए इसको। 11वां क्वेश्चन है जो ये धारा 377 कैन इंक्रीज द perverted adult tendency and can also be seen as the increasing importance in the human right। धारा 377 विकृत यौन प्रवृत्तियां बढ़ा सकता है और इससे मानव अधिकारों के बढ़ते महत्व के रूप में भी देखा जा सकता है। व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है कि ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि यौन प्रवृत्तियां, जो विकृत यौन प्रवृत्तियां, उससे क्या क्या मतलब नुकसान हो रहे हैं इस चीज को। 377 है जो है ना, ये अगर लागू होता मतलब हुआ जो, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में भी। तो देखिए एक तो पहले आप ये बताइए कि है क्या, उसके बाद 377 में लगाए गए दोषों को लिख दीजिए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ इसमें क्या गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम्स हैं इस पर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे इन गाइडलाइंस से, और उसके बाद इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने धारा 377 को भारतीय संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध बताया है। एक तो ये बात, यदि भारत जैसे समाज में समलैंगिकता को खुली छूट मिलती है तो इससे एक और सामाजिक मूल्य प्रभावित होंगे, वहीं दूसरी ओर यौन शोषण के नए नए तरीके जैसे कि बच्चों का यौन शोषण कब पर बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आ सकती है, तो हम उसी तरीके से इसको इंट्रोडक्शन में शुरुआत करेंगे, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको एक मतलब जो भी अपने आंसर में हम लिखना चाहते हैं उसको इंट्रोडक्शन में पूरा इंक्लूड करते हुए बताएंगे कि इन पॉइंट्स पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ राज्यों में यह सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा देगा और गरीबों से परिपूर्ण भारतीय समाज में विकृत और प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। इन आशंकाओं के होते हुए भी यह निर्णय परंपरागत रूप से उपेक्षा का शिकार है, क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग एलजीबीटी कम्युनिटी जो तो देखिए जो दोनों पॉइंट्स हैं कि प्रॉब्लम्स और ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो भाई अब अगर कोई आदमी एलजीबीटी कम्युनिटी या होमोसेक्सुअल है तो उसमें क्या उसका दोष है या उसके हार्मोन्स का दोष है। ठीक है, जिस चीज में उसका कोई दोषी नहीं तो उसको सजा क्यों मिले। ठीक है, तो और ये एक छोटी कम्युनिटी भी नहीं है, ये एक बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, तो बड़ी कम्युनिटी तो इनके भी ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं ट्रीट करा जा सकता कि वो इंसान ही नहीं है। ठीक है, उनको भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो प्रकृति ने नेचर ने एक नॉर्मल आदमी को दिए हैं। ठीक है, तो भारत में क्योंकि नियम से सब कुछ चलेगा तो इसके बारे में भी नियम होने चाहिए। तो एलजीबीटी कम्युनिटी को भी एक बड़ा वर्ग है, इसको भी मान्यता मिलनी चाहिए, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इससे हो सकती हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या किस तरह से इसको रोका जा सकता है। देखिए, यह अराजकता की बड़ी दिशा में एक कदम नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में समलैंगिकता को मान्यता देते हुए भी उससे संबंधित कुछ शर्तें आरोपित की हैं। तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, जो आप अगर मतलब भारत में इस लेवल पे अब ओपननेस आ चुकी है कि डेवलप्ड कंट्रीज की तर्ज पर ह्यूमन को ह्यूमन ट्रीट किया जाने लगा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के ये यौन संबंध हैं केवल वयस्कों के बीच, मतलब कुछ इन्होंने क्या है कि गाइडलाइंस में लिमिटेशंस रखी हैं कि ये केवल वयस्क होना चाहिए, उसके साथ ही ताकि बच्चों वाला जो पार्ट है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग या चाइल्ड होमोसेक्सुअलिटी जो बढ़ रही है, अडल्ट्री कह सकते हैं, जो बढ़ रही है वो खत्म हो सके। ठीक है, तो वयस्कों के बीच होना चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति से ही ऐसा होना चाहिए, और समलैंगिकता संबंध केवल एकांतता में ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत भले ही कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है, ठीक है, लेकिन एक देखिए लीगल पक्ष होता है, एक सोशल पक्ष होता है। ठीक है, तो जनरली जो लीगल पक्ष होता है वो उजागर होता है, सबके सामने होता है। ठीक है, और इसी बिहाफ पे देश चलता है। ठीक है,
लेकिन कई बार क्या होता है कि समाज एकदम से इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। जैसे कि लव मैरिजेस, एक बहुत लंबा समय लगा कि अब लव मैरिजेस को लोगों ने नॉर्मल रूप में मानना शुरू कर दिया है कि ठीक है, लव मैरिजेस भी उतनी ही सक्सेसफुल है और लव मैरिजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं। और क्योंकि अब जो शादी होती है वो भी एक ऐसी उम्र में होती है जिसमें दोनों ही समझदार लोग हैं, तो इस चीजों को एक्सेप्ट किया। उसी तरह से अब समलैंगिकता वाला जो मामला है वो एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब अगर सोसाइटी में आपको किसी चीज की एक्सेप्टेंस चाहिए तो पहले, सबसे पहले उसके लिए सोचने के लिए उसके लिए नियम तो बनाइए ताकि आदमी उसके बारे में सोचे, है ना। जैसे कि सती प्रथा, है ना। सती प्रथा को खत्म करने के लिए पहले नियम बनाइए, लेकिन सती प्रथा के नियम बनने के बाद तुरंत से खत्म थोड़ी हो गया, ठीक है। सोसाइटी को चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि ये सब एकांतता में होने चाहिए, वयस्कों के बीच में होने चाहिए और सहमति से होने चाहिए, ठीक है। न्यायालय ने पुट्टास्वामी केस 2017 में निजता को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए यौन अभिमुखता को व्यक्ति की निजता के अंतर्गत शामिल किया, ठीक है। पुट्टास्वामी केस में कोर्ट हैज डिक्लेयर द सेक्स एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द पर्सन्स प्राइवेसी, ठीक है। देखिए, इसको कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताएंगे, है ना। ये क्या है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ये एक इंडियन टर्म है, जैसे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस टर्म का यूज किया क्योंकि कोई भी ऐसे फैसले जो मतलब थोड़ा सा अलग है और समय की नीड को देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीजर से आगे बढ़ करके ले रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने शब्द का यूज किया वो है रूपांतरणकारी संविधानवाद, ठीक है। तो ये बेसिकली है तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही, लेकिन इंडियन टर्म है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, तो इसको हो सके तो जरूर मेंशन करें। और न्यायालय संविधान की जड़ व्याख्या नहीं बल्कि बदलते समाज और मूल्य और तात्कालिक समय के अनुसार समाज को आधुनिक बनाने हेतु निर्णय दिया, ठीक है। तो जो नीड ऑफ द आवर है वो संविधान को करना पड़ता है और लीगल एक्शन लेते हुए उस पर लॉ बनाने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड है और क्वेश्चन है कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? जो भारतीय दंड संहिता धारा 309 है उसके संदर्भ में विचार करें। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले धारा 309 के बारे में बताइए, अनुच्छेद 21 जो कि राइट टू लाइफ है उसके बारे में परिचय दे दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद बॉडी में जो सर्वोच्च न्यायालय के केसेस का जिक्र करते हुए मामले के बारे में बताइए, है ना, कि पूरा मामला क्या क्या है, कैसे कैसे है, पूरा तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट केसेस को बताते हुए आप जरूर जिक्र करें। उसके बाद इसको कंक्लूड कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धारा 309 आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध घोषित करती है जिसमें 1 वर्ष की सजा निहित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है जो वो जीने के अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित करता है, ठीक है, राइट टू लाइफ है। और सबसे पहले रतिनाम बनाम भारतीय संघ के 1994 में यह मुद्दा उठा कि क्या जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल है या इसमें जीने और मरने दोनों का अधिकार शामिल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में जीने का अधिकार और मरने का अधिकार दोनों शामिल है। ये ध्यान रखिएगा, ये रतिनाम केस की बात चल रही है, ठीक है। रतिनाम केस में सबसे पहले उन्होंने बोला कि दोनों ही शामिल है और फिर बाद में निष्कर्ष निकाला कि आता है आत्महत्या करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे रोकने वाली आईपीसी जो थी जिसका 309 है उसको अवैध कर दिया कि ये अवैध हो गया, ये रतिनाम के मामले में। फिर दोबारा क्या हुआ? आगे ज्ञान कौर केस आया। अब ज्ञान कौर केस में जो कि 1996 में न्यायालय ने अपना जो पुराना निर्णय था उसको बदल दिया और कहा कि जीने के अधिकार में केवल जीना शामिल माना, मरना अर्थात जीवन को नष्ट करना जीवन के अधिकार में शामिल नहीं माना, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो आईपीसी की धारा 309 थी वो पुनः लागू हो गई। फिर आईपीसी की धारा 309 को मंत्रिमंडल के द्वारा मानवीय आधार पर समाप्त करने का निर्णय लिया गया, ठीक है, कि ह्यूमन
जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं उन बेसिस पर इसको समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए इसके पीछे तर्क यह है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूडिंग लाइंस आप लिख रहे हैं कि जो आदमी अगर आत्महत्या वाली चीज अगर लाइफ को खत्म करने के बाद तो कुछ वो इतना डिप्रेस्ड है, इतनी प्रॉब्लम में है कि उसको मानसिक मेंटली वो अभी फिट नहीं है। अगर वो ऐसा डिसीजन ले रहा है तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए? नहीं, है ना, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। उसे दंड देने की बजाय सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए, जहां उसकी काउंसलिंग और मनोचिकित्सा द्वारा उसका उपचार किया जा सके। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन टाइप से हो गया। ठीक है, और ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की लाइंस भी है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस भी बनी रहेगी अपनी। अगला क्वेश्चन देखिए 13, स्टेटिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि आर्टिकल 22 के प्रोविजंस को बताते हुए एक्सप्लेन कीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या चीज है? ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 22 के प्रावधानों को लिख दीजिए, फिर निवारक नजरबंदी है जो उसके बारे में लिख दीजिए, और फिर निवारक नजरबंदी की व्यवहारिक प्रकृति के बारे में जरूर लिखिए कि रियल मतलब अभी करंट से जोड़ने का प्रयास कीजिए इसको, और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 3 चीजें होती हैं उसके साथ। क्या? सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने होते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आर्टिकल 22 में मेंशन है, पूरा पूरा उसको डिस्क्राइब करना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि आर्टिकल 22 के प्रावधानों को बताते हुए, है ना। दूसरा देखिए, मनपसंद वकील के परामर्श का अधिकार, और तीसरा 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों हो गए। उसके बाद लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। कौन है वो 2? एक एनिमी कंट्री डिटरेंट है जो, और दूसरे पर्सन अरेस्टेड अंडर हाउस अरेस्ट, है ना। नजरबंदी के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ ऐसा किया जाएगा। ठीक है, उनको आप रख सकते हैं हाउस अरेस्ट में। आगे बढ़िए, अब देखिए निवारक नजरबंदी को बता देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो है क्या बेसिकली कि जब कोई ऐसा आदमी जिस पर डाउट होता है ना, आशंका है कि ये अगर गया और इसने भाषण दिया तो पब्लिक भड़क सकती है और क्राइम होने के चांसेस हैं, तो आशंका के अधिकार पर जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नजरबंदी। और ये है जो ये आपकी दंडात्मक नजरबंदी से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि दंडात्मक नजरबंदी में क्या होता है कि जब आदमी कुछ क्या नाम है एक्ट करेगा, अपराध करेगा, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और यहां पर क्या है, अपराध करने से रोकने के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भारत वैसे तो एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर हमें राइट टू फ्रीडम भी मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो निवारक नजरबंदी जैसी चीजें हैं, इनका कई बार क्या है, दुरुपयोग हो जाता है। ठीक है, और दुरुपयोग करके नागरिक स्वतंत्रता में बाधा डाली जा सकती है और तानाशाही भी डेवलप हो जाती है कि जनरली अगर कोई अपोजिशन वाली पार्टी का आदमी मान लीजिए कुछ भाषण देने जा रहा है तो उसे इस बेसिस पे गिरफ्तार करवा लेती है सरकार कि ये मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर गिरफ्तार करवा सकती है कि ये इनके जाने से वहां पर हिंसा फैल सकती है ना। जबकि वो भी एक बड़े तबके का रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, उनको उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पे पहुंचना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार इसका मिसयूज भी होता है। तो भारत जैसे देश में जहां बड़े पैमाने पर शिक्षा और नागरिकों के अधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव है, यह आशंका और बढ़ सकती है। ठीक है, अब लोगों को पता तो है नहीं है, ज्यादा शिक्षित नहीं है, सभी को अपने नियम नहीं पता है, सभी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो कई बार इसका पुलिस वगैरह भी मिसयूज कर लेते हैं। व्यवहार में अब प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं। व्यवहार में कुछ मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली में की ओर इस पर इशारा जाता है, लेकिन निवारक नजरबंदी से संबंधित कानूनों को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वह कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए जरूरी है ना। यदि पहले बीच में ऐसा हुआ था कि इसको हटा दिया गया था, निवारक नजरबंदी वाले जो जब ये इमरजेंसी खत्म हुई थी
तब इस पॉइंट पर चर्चा हुई और ये हुआ कि यार जब भी सरकार आती है तो अपने मिसयूज कर सकती है, लेकिन फिर दूसरी सरकार ने भी इसका अलग मिसयूज होने लगा, है ना। फिर ये हुआ कि भाई भड़काऊ भाषण देना स्टार्ट हो गया, तो वापस से जब इंदिरा सरकार आई तो फिर से ये ऐड किया गया था। यदि निवारक नजरबंदी कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है तो भारत में उससे निपटने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। फिर भी उचित यह होगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निवारक नजरबंदी संबंधी कानूनों को कम से कम हो और केवल विशेष परिस्थितियों में ही इनका उपयोग हो सके। ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। हमेशा सुनते आ रहे हैं, इस पर आप टिप्पणी करें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, इस पर टिप्पणी करें। तो सबसे पहले अनुच्छेद 32 के बारे में लिख दीजिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय के 5 जो रिट्स हैं उनके बारे में लिख दीजिए और फिर इसका कंक्लूजन कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल जो 32 है इसके अंतर्गत क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल उपचारों के अधिकार के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है, ठीक है। और ये भी पता है हमें कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई भी आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। तीसरी चीज हमें क्या है इसके अंदर कि 5 तरह की उसके पास राइट्स हैं, तो वही आपका इंट्रोडक्शन है, ये दोनों में यही लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, अतः अनुच्छेद जो 32 है ये मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय बनाता है, एनफोर्सेबल बनाता है, ड्यू टू विच द सुप्रीम कोर्ट हैज द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन आप मेंशन कर दीजिए। इस तरह की रिट्स पर चर्चा कर लेते हैं। और रिट में क्या है कि सबसे पहले आपको पता है कि हेबियस कॉर्पस, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि बंदीकरण के आधार पर विचार करता है कोर्ट, और अगर उनको लगता है कि भाई लॉ के हिसाब से इनका बंदी नहीं बनाया गया है, इनको लॉ मतलब लॉ सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है, तो उनको क्या है आदेश करता है कि आप इसको डिटेनी को फ्री कर दीजिए, ठीक है। दूसरा परमादेश, इसके द्वारा न्यायालय किसी लोक अधिकारी को विधि के द्वारा निर्धारित उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है ना, मैंडमस, है ना। वी कमांड होता है इसका मतलब, वी कमांड, ठीक। अगला आपका ये हो गया उत्प्रेषण और प्रतिषेध, मतलब स्टैट्यूटरी और प्रोहिबिशन। तो दोनों में बस एक छोटा सा ही अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट करता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन और क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर द इन्फ्रिंजिंग द ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। मतलब जैसे कोई कानून चल रहा है, ठीक है, अब उसके बीच में अगर उनको रोकना है तो प्रोहिबिशन के अंडर क्या होगा कि वो बीच में रोक दिया जाएगा, है ना। और अगर केस कंप्लीट हो गया है तो सर्ट्यूटरी के अंदर उसको बाद में खत्म किया जाएगा। तो वही चीज है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था को क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकता है। दोनों में केवल अवस्था का अंतर है। प्रतिषेध है जो वो रिट कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है, और उत्प्रेषण है जो वो रिट कार्रवाई के समाप्ति के निर्णय सुनाने के बाद जारी की जाती है ना, तभी लिखा जाता है इसमें वी क्वेश। अब चौथा, अधिकार प्रक्षा को वारंटो, है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो देखिए के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता को जांच करता है कि मतलब अगर आप इस चीज पर काम कर रहे हैं तो आप किस अथॉरिटी से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यदि उसका दावा कानून सम्मत नहीं है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये पांचों हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है जो, इसमें आपको क्या बताना है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी है, इनके बीच में सबसे पहले अंतर स्पष्ट करिए और अंतर स्पष्ट करते हुए बताएं कि वे किस तरह एक दूसरे के विरोधी ना होकर के परस्पर पूरक हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है
है ना, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिफरेंस बता दीजिए फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपी का, उसके बाद इनके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स को लिख दीजिए, और फिर बाद में इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, क्योंकि लास्ट में जो आया ना सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया कि हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के साथ उसको लिंक कर दीजिए और फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर दीजिए। इस बेसिस पर अब शुरुआत करेंगे। पहले अब डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस में स्वरूप इनका नकारात्मक है, नेगेटिव इन नेचर है मौलिक अधिकार, और वही नीति निर्देशक तत्व है ये स्वरूप इनका सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उसके बाद दे आर अनफोर्सेबल इन लॉ और दे आर नॉट अनफोर्सेबल इन लॉ, और ये है जो इनकी लिमिटेशंस है, कुछ इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये तो हमें प्राप्त करनी है क्योंकि, है ना, और स्पेशल प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड है और इनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये एम है एक तरह से, है ना, जो हमें पाना है, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो अधिकार है जो दिया गया है, ठीक है। तो ये इनके कुछ डिफरेंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, मुख्य उद्देश्यों की बात करें, तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र, है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना है, और नीति निर्देशक तत्व का क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है, ठीक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही व्यक्ति के अधिकार ही हैं, उनमें के सिर्फ अवस्था का अंतर है, ठीक है। क्योंकि अवस्था का कैसे अंतर है, ये है जो मिल चुके हैं और ये है जो वो मिलने हैं, प्राप्त होने हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। आगे देखिए, उदाहरण देखिए इसमें, न्यायालय ने कानूनी सहायता के अधिकार अनुच्छेद 39A को आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्याख्या कर मौलिक अधिकार बना दिया है ना। पहले ये जो डीपीएसपी में था उसको आर्टिकल 21 के अंदर डाल के इन्होंने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। इसी प्रकार आप अगर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो शिक्षा के संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व था उसको आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो जो चीजें हमें पानी है ना, डीपीएसपी में जो चीजें हमें पानी है उनको पाने के लिए अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इसको लिए कुछ स्पेशल पावर की जरूरत है तो वो उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और किया है, जैसे कि आर्टिकल 39A हो गया और आर्टिकल 21A हो गया, ठीक है। अब इसकी फिलॉसफी देखिए कि मौलिक कानून और नीति निर्देशक तत्व तो दोनों में ही भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है, अर्थात कहा जा सकता है कि दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ये आपकी कंक्लूडिंग लाइन हो जाएगी, ठीक। 16th क्वेश्चन है, इसमें आपको जो डिबेट है 9th शेड्यूल को ऐड करने के पीछे जो डिबेट है उसके बारे में आपको बताना है। क्लियरिफाई द डिबेट रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने का जो उद्देश्य क्या था, इससे संबंधित वाद विवाद को स्पष्ट करें, ठीक। तो दिशा निर्देश देखिए इसके, पहले इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आप इंट्रोड्यूस करिए, है ना, इन चारों आर्टिकल्स के बारे में बताइए। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली पूरे मामले को डिस्कस किए, पहले ये केस, ये केस, ये केस, इनको पूरा बताइए और फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर दीजिए। तो देखिए डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39B है उसमें क्या है कि देश के जो संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, ये 39B में है। वहीं 39C में है जो वो उत्पादन के संसाधनों को विकेंद्रीकरण किया जाना, मतलब जो भी संसाधन है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ये हो गया आपका 39C में, और इसलिए आप कह सकते हो कि आर्टिकल 39B और C है जो वो जमींदारी उन्मूलन, जिसके तहत भूमि सुधार संविधान को राज्य सूची में डाला गया था, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 39B और C का एक सार निकल के आएगा। वहीं अनुच्छेद 19 और 31 में संपत्ति की स्वतंत्रता और मुआवजे से संबंधित दिया गया है, ठीक है। जब यह कानून पारित किए गए तब जमींदारों ने अनुच्छेद 19 और 31 के तहत न्यायालय में चुनौती दे दी। ऐसे में न्यायालय ने राज्यों के कानूनों को रद्द करना शुरू कर दिया, है ना। नेहरू जी के टाइम की बात है, शंकरी प्रसाद के मामले से शुरुआत होती है इस चीज की, और
फिर एक एक करके धीमे धीमे पूरी कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें कई बार देखा गया कि जब कानून राइट टू प्रॉपर्टी पर अटैक होता है, तो उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी पर जब अटैक हुआ तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ठीक है, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है वो प्रिवी पर्स का मामला। ठीक है, प्रिवी पर्स के मामले में ये माधवराव सिंधिया जब माधवराव नहीं, वो इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, हाँ, जो माधवराव सिंधिया थे वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो लास्ट में जाकर के केशवानंद भारती के केस में जाकर के ये सब चीजें खत्म हुई, और फिर केशवानंद भारती जब हारे तब इन चीजों को, जब बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया, तब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हुई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों को बचाने के लिए 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया, जिसमें संविधान में नवीन अनुसूचित को जोड़ा गया। साथ में आर्टिकल 31 भी जोड़ा गया, जिसके अनुसार वह विषय जो संसद के द्वारा नवी अनुसूची में डाल दिए जाएंगे उन पर जुडिशियल जो आपका रिव्यू है वो नहीं हो सकता। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ये इसके अंदर प्रावधान रखा गया। तो 9th शेड्यूल का जन्म इस तरह से यहां पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस बाय केस आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 31B में यह अधिकार संसद को दिया गया, राज्यों को नहीं दिया गया। और जो 1973 का जो केशवानंद भारती केस था उसमें मूल ढांचे को डिस्क्राइब किया गया, और संसद संशोधन के द्वारा ऐसे प्रावधानों को संविधान से नहीं हटा सकती। यह संसद की एक संविधान संशोधनकारी शक्ति जो आर्टिकल 368 में दिया गया, इस पर एक रिस्ट्रिक्शन माना गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वमन राव का केस 1981 वाला, इसमें न्यायालय के अनुसार 9th शेड्यूल जो था नवी अनुसूची का भी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, और संसद के संविधान संशोधन के द्वारा भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, ये इन्होंने वमन राव के केस में कर दिया। अब आगे क्या हुआ, तो देखिए, फिर आता है इसके बाद IR कोहेलो का केस। इस IR कोहेलो के केस में 2007 वाले केस में क्लियर किया कि जो वमन राव के केस में फैसला सुनाया गया वो तो सही है, लेकिन जो एक डेट है ये 24 अप्रैल 1973, इस डेट पे क्या हुआ था कि केशवानंद भारती का फैसला आया था, है ना। तो बोला गया कि इस डेट से पहले जो हो गया सो हो गया। ठीक है, इन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर कुछ आप डालते हैं उसमें 9th शेड्यूल में तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार उन्होंने बोला कि जो भी चीजें उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में है, क्योंकि इस डेट को क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर की में काफी चीजें डाली गई थी। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की कोई अपनी एक डेफिनेशन तो है नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे जैसे नीड आती है वैसे वैसे कोर्ट डिसाइड करता जाता है। तो ये कोर्ट के पास एक ऐसा हथियार है जो कभी भी संसद के ऊपर लगाम कसने के लिए कोर्ट ने हमेशा के लिए ओपन कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि इसी प्रकार जैसे आरक्षण संबंधी मामले हैं, जैसे कि जाट आरक्षण, ST एक्ट हो गया, इनको अगर आप नवी अनुसूची में डाल देते हैं तो इसका भी पुनरावलोकन नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण को मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अगर पंथ निरपेक्षता जैसे मामलों को यदि 9th शेड्यूल में डाला गया तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा, क्योंकि इसको आपने मूल ढांचे में डाला गया है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द सेंटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैन ही बी कॉल्ड एन इलेक्टेड डिक्टेटर? भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण जीवन मरण का केंद्र है, क्या उन्हें एक निर्वाचित तानाशाह कहा जा सकता है? इस पर आपको आंसर करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले उन कारणों को लिख दीजिए जो प्रधानमंत्री के जीवन और मृत्यु के केंद्र के रूप में साबित करते हैं, और फिर उसके बाद ये साबित करने के कारण को भी लिख दीजिए जिसमें PM एक निर्वाचित तानाशाह नहीं है, और फिर लास्ट में इसका मतलब किसी भी आंसर को करने के लिए आपको समझना क्या है कि क्वेश्चन जो भी दिया है उसके ब्रेक कर लीजिए पहले उसको। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, और उनको एक एक करके सिक्वेंशियली डिफाइन करते रहिए, लास्ट में उसका कंक्लूजन कर दीजिए। ठीक, देखिए, अन्य कारणों से प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। वो कारण सारे आप मेंशन कीजिए क्या क्या। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति संघ के
मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय एवं विभाग का बंटवारा करता है, वह मंत्रियों के श्रेणीकरण करता है, मतलब है वो बनाता है कि कौन सा मिनिस्टर रहेगा, कौन कौन सा नहीं रहेगा, है ना। आप इसके लिए सही टर्म क्या, हायरार्की डिसाइड करता है, ही सेट्स द हायरार्की फॉर द मिनिस्टर। इसके अलावा जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर है तब तक तो ठीक है, जिस दिन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया उसी दिन पूरी पूरी सरकार गिर गई। तो ऐसा है क्योंकि तो प्रधानमंत्री का मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री निर्माण और मरण का केंद्र है। ये जिस दिन खत्म, प्रधानमंत्री जिस दिन खत्म, उस दिन पूरा का पूरा उनकी पार्टी और सरकार गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट हमारा यहाँ पर डिफाइन हो गया, अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं। लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री की शक्ति पर अनेक सीमाएं होती हैं, इसलिए जिसके कारण उन्हें एक निर्वाचित तानाशाह कहना सही नहीं है। ठीक है, सीमाएं क्या क्या है? मंत्रिपरिषद के निर्माण में धर्म, जाति, क्षेत्र और राजनीतिक समीकरण का ध्यान रखना पड़ता है। भारत में लिखित संविधान भी उसकी एक शक्ति को सीमित करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा आरोपित सीमा, स्वतंत्र प्रेस, विपक्षी दल, देश का राजनीतिक समीकरण जैसे गठबंधन की राजनीति वगैरह हो गया, है ना, ये सारी चीजें उनको क्या करते हैं, लिमिटेशंस लगा देती हैं। ठीक है, कि अब गठबंधन की राजनीति कैसे, कि जब गठबंधन की राजनीति है तो उसमें क्या है कि एक ही आइडियोलॉजी नहीं चलेगी, उसमें क्या है कि कई सारी आइडियोलॉजी, तो ये भी अपने आप में एक सीमा है ना, लिमिटेशन है, तो ये लग जाती है। इन सभी तर्कों के आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि उनका वो तानाशाह भी नहीं है। ठीक है, जब इतनी लिमिटेशन है किसी के अंदर तो वो तानाशाह कैसे हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन, कमेंट द फेवर एंड ऑपोजिशन ऑफ अ वन कंट्री वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव के पक्ष और विपक्ष पर टिप्पणी करें। देखिए, एक देश एक चुनाव, ये है क्या कहानी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, वर्ड लिमिट का भी तो ध्यान रखना है अपने को। इसके बाद पक्ष पे इसके तर्क कर दीजिए, विपक्ष पे कर दीजिए और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख दीजिए। देखिए, एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। ठीक है, मतलब ये जो इतनी खर्चीली प्रक्रिया है कि पूरी साल भर चुनाव ही होते रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जो मेजर चुनाव है, मेन है जो लोकसभा वाले और राज्यसभा विधानसभा वाले, ये दोनों क्या है कि एक साथ एक ही टाइम पे कराया जाए। और इवन ये पहले ऐसा होता भी था एक समय तक, है ना। तो देखिए 2014 में यह विधि मंत्रालय की समिति को सुझाव के लिए भेजा गया, जिसने इसे उचित और व्यवहारिक बताया। और हाल ही में जो नीति आयोग है उन्होंने भी कहा कि ये एकदम सही बात है, मतलब सपोर्ट है जो वो गवर्नमेंट का इसके फेवर में जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या क्या फायदे हैं इनके बारे में पक्ष में इसके तर्क लिख दीजिए, फिर विपक्ष में लिख देंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे। देखिए, पक्ष में क्या है, वर्तमान समय में जब केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग अलग होते हैं तो प्रतिवर्ष चुनाव होते हैं और पूरे साल चुनाव ही होते रहते हैं। ठीक है, चुनाव आचार संहिता लागू रहती है। इसके कारण क्या होता है कि सरकार के जो मेन का काम है, ठीक है, उसमें बाधा आ जाती है कई बार। तो सरकार के द्वारा कोई बड़ा नीति मत निर्णय उस अवधि में नहीं लिया जाता, जिससे विकास प्रभावित होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पूरे साल उनका फोकस रहता है वो सरकार बनाने में ही रहता है। सरकार बनने के बाद जो मेन काम तो उनका स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बार बार चुनाव करवाने से समय और धन की बर्बादी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो ये कर्मी है, ये हमेशा चुनाव ड्यूटी में ही लगे रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रतिवर्ष चुनाव होने से देश में राजनीतिक मुद्दे हमेशा बने रहते हैं और विकास वाली चीजें वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। ये सरकार बनेगी, ये बनेगी, यही पूरे टाइम न्यूज चैनल में ये दिखाते रहते हैं, उनको भी टीआरपी का मौका मिलता रहता है। ठीक, भारत में 52, 57 और 62 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई ये है कि अनोखी या नई चीज है, ये पहले भी होती रही है। ठीक है, विपक्ष में देखते हैं क्या है तर्क। भारत में चुनाव राजनीतिक उत्तरदायित्व को निर्धारित करने का सबसे प्रमुख तरीका है और सरकार को तानाशाह बनने से, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समय समय पर अगर चुनाव होते रहेंगे तो जन भावना का आदर बना रहेगा, है ना, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा नेताओं के मन से।
लॉजिस्टिक सामग्री, ये एक प्रॉब्लम है कि लॉजिस्टिक सामग्री की समस्या, वित्तीय चुनौती, जिसके अंतर्गत ईवीएम है जो वो 15 सालों के लिए प्रमाणित होते हैं और फिर हर 15 साल में नई ईवीएम खरीदने होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 365 यानी कि प्रेसिडेंट रूल, इसमें क्या है कि केंद्र स्तर में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राज्यों में सरकार बन जाए। पता चला कि सेंटर में कोई सरकार ही नहीं है और स्टेट्स में सरकार बन गई है। ठीक है, एक साथ जब चुनाव हो रहे हैं तो ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। कई अनुच्छेदों को संशोधित करना होगा। इसके लिए इतने ज्यादा संशोधन में प्रमुख राजनीतिक दलों में आम सहमति होनी चाहिए। अर्थात कहा जा सकता है कि एक अच्छा निर्णय है और एक मतता को कायम करने हेतु इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाउ फार इज इट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट ऑर्डिनेंस रिपीटेडली अंडर करंट पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में ये कहां तक उचित है कि राष्ट्रपति बार बार अध्यादेश पास करते रहें। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले अध्यादेश क्या है ये बता दीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए, है ना, ताकि वर्तमान स्थितियां थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। लिखिए कि अध्यादेश संविधान को बदनाम भी कर सकता है, और फिर लास्ट में इसका मतलब इसके पॉजिटिव्स लिखिए, फिर बाद में इसके नेगेटिव्स भी लिखिए और कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल 123 में क्या मेंशन्ड है कि राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति प्रदान करते हैं जब संसद सत्र नहीं चल रहा है। ठीक है, और कोई असाधारण परिस्थिति है तब उनको ये निर्णय लेना चाहिए और अध्यादेश को पास करना चाहिए। ये चीज आपकी मेंशन्ड है आर्टिकल 123 में। ठीक है, और विगत वर्षों में अध्यादेश की शक्ति का कई बार दुरुपयोग भी किया गया है, जहां पर राजनीतिक कारणों से अध्यादेश जारी किए गए। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स देखिए कि 3 तलाक विधेयक है जो वो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं होने से सत्र समाप्त होने के बाद अध्यादेश ला दिया गया। ठीक है, तो जो मतलब सरकार को पास करना है वो अगर एक मेजोरिटी है और एक जगह से मेजोरिटी नहीं है, एक सभा मतलब लोकसभा मान लीजिए मेजोरिटी है, राज्यसभा में जैसे करंट सिचुएशन की अगर बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल करंट से ही है। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो सत्र जब खत्म हुआ तो ठीक है, हम ऑर्डिनेंस से पास करवा के उसको बिल बना देंगे, एक्ट बना देंगे। यह शक्ति का पृथक्करण की मूल भावना के प्रतिकूल है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट है जो वो एक एग्जीक्यूटिव हो गए और लेजिस्लेचर है जो ये अलग है। तो ये क्या है कि शक्ति का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर, उसके जो बेसिक स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है, और ये तानाशाही की आशंका यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप है, मतलब एक भावना आती है उससे। ठीक है, जब यह राजनीतिक उद्देश्य से पारित होकर किया जाए तो इसे विधायिका की शक्ति का अतिक्रमण माना जाएगा। When this is done with the political motive, it will be considered as encroachment of the power of legislature। ठीक है, अगर भाई पॉलिटिकल मोटिव है कि राजनीतिक कारण है, मतलब क्या है कि उद्देश्य का वो इंपॉर्टेंट मतलब होता है ना, एक होता है मीन्स और एक होता है एंड। ठीक है, तो एंड तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए जो आपने मीन्स का यूज किया, और साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो भावना। ठीक है, वो जरूरी है कि आप किस भावना से किस चीज को कर रहे हैं, अपने राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हैं या देश के हित के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन कई बार असाधारण परिस्थितियों में निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है और सत्र के चालू नहीं रहने की स्थिति में अध्यादेश लाना एक आवश्यक हो जाता है, किंतु सामान्य परिस्थितियों में अध्यादेश लाने से बचना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंक्लूडिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये इस सीरीज का, क्योंकि पेपर में जो मेन पेपर होगा उसमें आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे, और कुछ होंगे उसमें आपके क्या नाम है 12 नंबर के, और कुछ होंगे आपके 8 नंबर के। ठीक है, तो इसी तरह से इस पूरे पेपर को डिजाइन किया गया, कुछ छोटे कुछ बड़े मिला करके। आप अपने हिसाब से इनको अटेम्प्ट जरूर करिएगा एक बार सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, इंडिया हैज ऑफन विटनेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, प्लीज एक्सप्लेन।
भारत में अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक प्रकार का द्वंद्व देखा गया है, चर्चा करें। तो इसको किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे? संविधान के 3 अंगों का परिचय दें, उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न होने पर कुछ उदाहरण लिखें कि ऐसा कब कब हुआ, और इन स्थिति के बारे में, मानसिकता के बारे में, मतलब इस स्थिति के मानसिकता के बारे में भी लिखिए, और फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान की सर्वोच्चता है और जिसके तहत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच एक बैलेंस मेंटेन है। ठीक है। पर कई बार संविधान के बचाव में न्यायपालिका को ऐसे कठोर निर्णय लेने होते हैं जिससे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, आपस में टकराव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो SC/ST निवारक अधिनियम जो था, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट, इसमें देखा गया कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक द्वंद्व देखने को मिला। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मुद्दों पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच द्वंद्व देखा गया है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। कई बार ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP की जो लड़ाई, इसी के बाद लास्ट में जो कंक्लूजन हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब पूरक है। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। भारतीय लोकतंत्र के में समय समय पर इस प्रकार की मुद्दे आते रहते हैं। ये मुद्दा स्वतः असंवैधानिक नहीं होते हैं क्योंकि दोनों अपनी अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। जबकि जब जवाब या वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित होकर संसद द्वारा न्यायालय के निर्णय को बदला जाता है तो उसे उचित नहीं माना जाता। मतलब अगर ये जो द्वंद्व है इस पर अगर ओवर रूल जुडिशरी कर भी रहा है तो डिपेंड करता है उसकी मानसिकता पर कि आप किस बेसिस पर या किस बिहाफ पर ये चेंजेस ला रहे हैं ना। तो वोट बैंक की राजनीति या दबाव और इन चीज़ों पर है तो मतलब न्यायालय के ने अगर निर्णय को बदला है तो ये गलत किया। ठीक है। संसद को यह अधिकार है, लेकिन अगर इसका आधार स्वस्थ मानसिकता नहीं है तो अक्सर समस्याएं खड़ी हो जाती है। ठीक। इसका एक बड़ा दुष्परिणाम यह हो सकता है कि ऐसी मांगे, अगर मतलब एक बार ये चीज कोई चीज हो जाती है तो क्या है कि बार बार उठती रहती है। इसकी मांगे अलग अलग तरह से बार बार उठेंगी और दबाव को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं राम मंदिर का मामला। ठीक है। नया मामला है बिल्कुल। ठीक है। लाइव एग्जाम्पल। अब इसको आप इन बेसिस पे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, अब इसको आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है। कंक्लूड में अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन होना अति आवश्यक है। यदि इस संतुलन में कोई खराबी आएगी तो संविधान के ऊपर एक खतरा मंडरा सकता है। ठीक। तो इन लाइंस पर हम इसको एंड करेंगे और आज का वीडियो भी हमारा एंड होता है यहाँ पर। आप इस पूरे पेपर को एक बार अटेम्प्ट जरूर करें और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चेंजेस चाहते हैं या कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। और आगे फिर मिलेंगे अगले पेपर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।